सिख इतिहास को किसी ने लिखा ही नहीं। सिखों को हिंदू मानकर ही इतिहास लिखे गए कि सिखों को बदनाम करने के लिए कुछ लोगों ने इकट्ठे होकर इस बात को इनिशिएट किया ताकि सिखों के अंदर उग्रता आए, सिखों के खिलाफ माहौल बढ़ने, गिव अ बैड नेम टू अ डॉग एंड किल इट। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ मौजूद हैं दया सिंह साहब। दया सिंह साहब भारतीय दानिश्वर हैं और हम इनसे आज बात करेंगे जो खालिस्तान का मसला अ, कई दहाइयों से दुनिया भर में रहने वाले सिख कम्युनिटी की एक बड़ी तादाद की नज़र में बड़ा अहम मसला है। ये मसला क्या है, क्या ये मसला है भी या नहीं, और अगर है तो ये किस हद तक है। बगैर किसी तमहीद के बहुत बहुत शुक्रिया दाया साहब आपके वक्त का। ये फरमाइएगा कि दुनिया भर में जो सिख कम्युनिटी है, सिर्फ इंडियन पंजाब में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के पंजाब में भी है और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में भी है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से लेके कनाडा तक, यानी दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक एक बड़ी तादाद में सिख कम्युनिटी आबाद है। ये कितनी बड़ी तादाद में सिखों का मसला है कि उन्हें एक आज़ाद मुल्क मिलना चाहिए। अब्बास, मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपसे बात करने का मौका मिला। एक बात हमें समझ लेनी चाहिए, आजादी के पीछे का सच हमें समझना चाहिए। जो आज के हालात हैं, जब तक हम बैकग्राउंड को नहीं समझेंगे तो हमें आज के हालात समझ में नहीं आए। मैं कई बार कहता हूं, गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक और बाबर से और औरंगजेब तक हमारे मित्रवत संबंध रहे, बहुत फ्रेंडली संबंध रहे, बहुत नजदीकी संबंध रहे। उसका कारण था, आप इतिहास के पन्नों को देखें। आप हरिमंदर साहब को, जिसको हम हरिमंदर कह रहे हैं, अगर उसके इतिहास को देखें, उसकी नींव साई मियां मीर रख रहे हैं। उसका गुंबद जो है वो इस्लामिक है। उसके आने जाने का एक ही रास्ता है, वो पश्चिम की तरफ खुलता है। उसके कुछ तो कारण होंगे। मैं ये भी मानता हूं कि कई बार खट्टे मीठे हमारे संबंध रहे। जब हम सिख इतिहास के उन पन्नों को समझते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि हिंदू और मुसलमान के बीच में सिख गुरुओं ने एक कड़ी का काम किया, आपस में नजदीक आने का काम किया। अगर वो इस्लाम के बहुत नजदीक है, अगर सिख विचारधारा इस्लाम के बहुत नजदीक है, तो हिंदू बेसिक जो शोषित वर्ग है वो भी उनके साथ खड़ा है। ये दो कारण करके, मैं ज्यादा समय है ना आपकी बात लूँ, थोड़ी सी बात में आपको करनी है, इसलिए मैं बात कही। अब दूसरी बात है, ऐसा नहीं है कि गुरुओं ने, अगर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन अगर गुरु गोविंद सिंह के बाद खालसा पंथ की सृजना की, तो वो अकेला एक जगह से नहीं थे। एक आदमी लाहौर से लिया, दूसरा आदमी मेरठ हसनापुर से लिया, तीसरा द्वारका से लिया, चौथा बिदर से लिया, पांचवा जगन्नाथपुर से लिया। कारण क्या था? कारण ये था कि पूरे हिंदुस्तान को एकजुट करना, एकमुष्ट करना था, एक जगह लाना। अगर हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाया तो सिख गुरुओं के कारण ये बना। एक बात और मैं कह दूं, औरंगजेब के समय जो 7 स्टेट जो ईस्टर्न स्टेट थी, वो हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं थी। उसके लिए भी गुरु तेग बहादुर साहब की संधि हुई असम और हिंदुस्तान के बीच में, वो औरंगजेब के समय हुई। तो जो लोग औरंगजेब और उनके बारे में ऐसा कहते हैं, वो बात अलग है, वो किसी समय फिर चर्चा की जा सकती है। तीसरी बात, अब आजादी की तरफ चले हम। 1919 का जलियांवाला बाग हुआ। जलियांवाला बाग डॉक्टर किचलू थे जो करने, जो आगे बढ़े तो डॉक्टर किचलू। गांधी इस बात को समझता था कि ये हिंदुस्तान धर्म आधारित देश है, इसमें सिख है, हिंदू है और मुसलमान है। उसने क्या किया कि सबसे पहले वो खिलाफत मूवमेंट के साथ खड़े हो गए। मोहम्मद अली जौहर, शौकत अली उनके साथ आ गए। उसके बाद वो जलियांवाला बाग के बाद जब जनरल डायर ने किया, तो अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ बाबा खड़क सिंह ने मीटिंग की। बाबा खड़क सिंह के पास गांधी, मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली चले। मोहम्मद अली जौहर के शब्द आज भी नोटेबल हैं, जो हमें समझने चाहिए। मोहम्मद अली जौहर क्या कहते हैं? खालसा जी, हो सकता है हमारे बुजुर्गों ने आप पर ज्यादतियां की हूं, पर मैं अपनी और अपने भाई शौकत की गर्दन पेश करता हूं। आपका मन करे तो काट लें, पर आज जरूरत है हम सबको एक होने की, ताकि तभी हम अंग्रेज हुकूमत से निजात पा सकते हैं। ये जो शब्द हैं, इस शब्द ने पूरे हिंदुस्तान की आजादी के संघर्ष को खड़ा कर लिया। इसमें मोहम्मद अली जौहर हैं, इसमें शौकत अली हैं, इसमें बाबा खड़क सिंह है, और इसमें वो सारी ताकतें हैं, और गांधी हैं। तो ये सारी ताकतें हैं, हमने आजादी तो ली, आजादी के नतीजे निकले। पर एक समस्या हमारे सामने आई कि जो हिंदू महासभा थी और जो आरएसएस थी, जो 1925 में आई, उसने एक नए किस्म के हालात पैदा किए। जो 1937 की बात करते हैं, तो द्विराष्ट्र का सिख इतिहास की एक और समस्या है।
सिख इतिहास को किसी ने लिखा ही नहीं, सिखों को हिंदू मानकर ही इतिहास लिखे गए। मतलब सिखों का अलग से कोई इतिहास नहीं लिखा गया। मुस्लिम इतिहासकारों ने भी उनको हिंदू ही मान लिया, और सिख इतिहासकारों ने इतिहास लिखा नहीं, अंग्रेज इतिहासकारों ने उसी जो हिंदू इतिहासकारों ने लिखा उसी को मान लिया। नतीजा क्या हुआ? क्या क्या सॉरी सॉरी, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में सिखों को अलहदा आइडेंटिटी के तौर पर नहीं माना जाता, आपको हिंदुओं में शुमार किया जाता है? मैं कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 का इशू क्यों उठा? जब 26/11/1949 को कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट होना था इंडिया का, सरदार हुकम सिंह जो बाद में लोकसभा के स्पीकर रहे और बाद में गवर्नर रहा, और भूपिंदर सिंह मान, ये तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स थे। जब गांधी और नेहरू ने विश्वास दिलवाया कि आपके हक और हकूक बराबर के रखे जाएंगे, आप हमारे साथ आओ, हमारे पास तो रास्ता खुला था। अगर पाकिस्तान के पास रास्ता खुला था तो सिखों के पास रास्ता खुला था, बफर स्टेट का उनके पास भी रास्ता था, और हिंदुस्तान के पास भी रास्ता था। तो कांग्रेस ने ये कहा कि हम आपके हक का हकूक, आपके इज्जत और सम्मान का, आपके धर्म को पूछ रहे हैं। पर जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो 26/11/1949 को जब अडॉप्ट किया जाना था, तो ये दोनों ही सरदार हुकम सिंह और भूपिंदर सिंह मान वॉकआउट कर गए। उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट किया? उसका कारण था, उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने आर्टिकल 25 में, अगर वो ड्राफ्ट कर रहे हैं, आर्टिकल 25 में हिंदू इंक्लूड्स बौद्ध जैन एंड सिख। अब बौद्ध जैन एंड सिख को हिंदू में इंक्लूड कर दिया, हिंदू को एक्सप्लेन नहीं किया कि हु इज ए हिंदू देन। हिंदू अगर हिंदू का, तो हिंदू को मेजोरिटीज्म। तो ये जो समस्या है, ये जो आशंका है, ये जो माइंड सेट है, इसने सिखों के अंदर एक किस्म का अलादापन हो गया। ठीक है। उन्होंने कहा कि हम सिख हैं, हम सिखों, हमारी कुर्बानियां हैं, महाराज रणजीत सिंह का राज रहा हमने देश में, और हमारे जो मैंने आपको पहले बात कही, ये कारण था कॉन्फ्लिक्ट का। अगर ये ठीक कॉन्फ्लिक्ट है। ना हुआ अब होता अब तो अब ये सिचुएशन। देखिए, अब ये कॉन्फ्लिक्ट आपने बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिया। ये फरमाएं कि क्या ये बात ठीक है कि बरे सगीर की तकसीम से पहले पंडित जवाहर उस वक्त भी, यानी हिंदुस्तान तकसीम होने से पहले ही, सिख अपने लिए अलहदा खिता चाहते थे, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने सिखों से कहा कि आप तकसीम में हमारा साथ दें, जब तकसीम हो जाएगी तो फिर हम आपको एक नया खिता दे देंगे। क्या ये बात ठीक है? ये इसमें कोई दो राय नहीं। इसमें गांधी, नेहरू और कांग्रेस के इजलास में ये बात हुई, तो उन्होंने कहा ये बात तो जिस टाइप से, जिस तरह आपने कही, ये बात नहीं थी। उसकी जगह ये बात थी जो मैं आपके सामने रख देता हूं, ताकि ये मैसेज क्लियर जाना चाहिए, ये इशू क्लियर जाना चाहिए। ये जो तीन बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं, it is more important. The Congress assures the Sikhs that no solution in any future constitution will be acceptable to the Congress that does not give them full satisfaction. One of the issue that was the issue. Now, another issue was, I ask you to accept. ये गांधी के शब्द हैं. I ask you to accept my word and the resolution of the Congress that it will not betray a single individual, much less community, if it ever thinks of doing so. It would only hasten to its own doom. Now, this is the next reason. The third one, I venture to suggest that the non-violence creed of the Congress is the surest guarantee of good faith, and our Sikh friends have no reason to fear that it would betray them. These are the issues जो हमारे सामने आए। इसलिए सिखों ने कांग्रेस के साथ जाने में, इंडिया के साथ जाने में प्रेफर किया कि हमारी कहीं 15% वैसे भी नहीं बन रही, तो हम कहाँ खड़े होंगे। इसलिए ये भी कारण था। हालांकि इसके बीच में जिन्ना और मास्टर तारा सिंह पैक्ट भी हुआ, जिन्ना, मास्टर तारा सिंह, डॉक्टर अम्बेडकर भी पैक्ट हुआ। एक गलती जो हुई, जो मैं कई बार कहता हूं, कि डॉक्टर अम्बेडकर जब ये चाहते, जब हमारा ये मानना था, इवन जिन्ना भी इस बात से थे कि अगर पार्टीशन नहीं होता तो एक नए किस्म की सिचुएशन आ सकती है, जिसमें अगर डॉक्टर अम्बेडकर साथ में आता है। पर वो डॉक्टर अम्बेडकर, मेरा ये कहना था कि डॉक्टर अम्बेडकर ने उस समय उसके साथ, और नतीजा क्या हुआ, लाहौर और रावलपिंडी में 7 मार्च 1947 से 13 मार्च 1947 तक सिख और मुस्लिम के बीच में कड़वाहट हुई और कत्लेआम हुआ। वो उस कत्लेआम ने हमारी बेविश्वासी एक और पैदा कर दी, हालांकि वो विश्वासी नहीं हो सकती थी। उसका नतीजा था, हालांकि अगर
11 अगस्त 1947 का जीना का जो डिक्लेरेशन है नेशनल असेंबली को, व्हाट ही सेड, उन्होंने कहा इट मे बी द इस्लामिक कंट्री बट इट विल रिमेन सेकुलर एंड सबको बराबर का हक दिया जाए। देखिए दीज आर द इश्यूज वो मैं जो आपके सामने कह रहा जी दाया जी, वो तो आप बात करें ना कि प्लूरलिज्म की, कि अगर एक मुल्क पाकिस्तान है तो उसमें सिखों को भी शामिल किया जाएगा, अगर एक मुल्क हिंदुस्तान है तो उसमें सिखों को भी शामिल किया जाएगा, और उनको उनके राइट्स और उनकी आइडेंटिटी मिलेगी। मेरा सवाल फिर वही है कि क्या तकसीम हिंद से पहले सिखों का कोई ऐसा बाज़ाब्ता मुतालबा था कि हमें एक आज़ाद मुल्क मिलना चाहिए? नहीं, नेहरू ने केवल इतनी बात कही थी कि हमें इसका अलग से जब आजाद हो जाएंगे, जो आप बात कह रहे हैं उसमें कोई दो राय नहीं। नेहरू ने इंश्योर किया था कि अगर सिखों का हक है कि अगर उनका कल्चर और उनका रिलीजन और उनका सारा वो प्रोटेक्ट किया जाए, तो हमें उनको अलग से इतना हिस्सा देने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और वो दिस वाज हिस्सा, द रीजन। ठीक है, वो देखे ना, हिस्से से मुराद एक तो ये ना कि उन्होंने आपको सूबा बना के दे दिया, आपको कोई खिता दे दिया, आपके No, राइट्स दे दिए। I'm narrating that line. द ब्रेव अच्छा, सिक्स, नेहरू नेहरू का जो है, नेहरू की ठीक लाइन है। में बोल, अब द आ जाते ब्रेव हैं हम सिक्स ऑफ पंजाब, द अब आ ब्रेव जाते सिक्स हैं ऑफ हम पंजाब। 1960s में। 1966 में बकायदा तौर पर खालिस्तान, नाम तो नहीं होगा शायद, लेकिन बकायदा तौर पर सिखों के अलहदा खित्ते की बात हुई। फिर 1970s में चरण सिंह पंची और डॉक्टर जगजीत सिंह चौहान ने पहली बार भारत से अलहदगी और खालिस्तान का मुतालबा किया। फिर डॉक्टर जगजीत चौहान बरतानिया चले गए, वहाँ उन्होंने उसको मरकज बनाया, और वो पूरी दुनिया में सिखों से राब्ते उन्होंने शुरू कर दिए। फिर 1978 में शायद चंडीगढ़ में कुछ सिख नौजवानों ने दल खालसा नामी एक तंजीम कायम की, और यूं फिर एक बकायदा तौर पे खालिस्तान का एक तस्वुर उभर के सामने आया। ये जो टाइमलाइन मैंने बताई है, ये इज इट ट्रू? ये मैं ये मैं अब्बास आपको सामने बस एक सेकंड दूंगा आपका, एक लाइन में पढ़ के। द ब्रेव सिक्स ऑफ पंजाब are entitled to special consideration. I see nothing wrong in an area and a setup in the north wherein the Sikhs can experience the glow of the freedom. This was the version of Nehru to the Sikhs before partition. Now I am putting that, जो आप कह रहे हैं, हुआ क्या कि यहां आकर एक समस्या खड़ी हो गई कि सारे इंडिया में लैंग्वेजेस बेस पर सूबे बने, पंजाब को छोड़ दिया गया। यहां से कंट्रावेंशन, यहां से हमारी कंट्राडिक्टरी सिचुएशन खड़ी हो गई। अगर ये सिचुएशन ना खड़ी होगी कि पंजाबी और बहुत सारे हिंदुओं ने उस समय अपने आप को पंजाबी ना लिखवा के उन्होंने कहा हिंदी हिंदुस्तान का नारा लगा, सिखों का कोई कारण नहीं था। ये हिंदू हिंदुस्तान के नारे ने उनको फोर्स किया जो आप जिस नरेशन को आपने डेवलप किया है और जिसको आपने पेश किया है, इसके कारण है। वो एक जो किसी ने किया, जैसे 1937 में अगर द्विराष्ट्र का हुआ तो 1940 में पाकिस्तान की आवाज उठ गई। यही कारण था कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा ना लगता तो सिखों को उसकी तरफ जाने का जरूरत, उसकी बात कहने की जरूरत। जो आप जगजीत सिंह चौहान की बात करते हैं, 1973 में एक आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन हुआ। आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन जो हुआ उसमें कहीं एक लाइन आ गई कि खालसा के जी के बोल वाले, एक ऐसा एरिया फेडरल ढांचा हो देश का, यूनियन ऑफ स्टेट्स है तो फेडरल ढांचा हो, तो उसमें सिखों को एक रेजोल्यूशन आया कि फेडरल तौर पर तो एक एरिया जो नेहरू कह रहा है तो वो दिया जाए। पर उसमें भी कंट्राडिक्शन ये आ गई, उसको भी फ्लेयर कर दिया गया कि खालिस्तान की। सिखों ने कहीं खालिस्तान का इशू नहीं था। अगर किसी ने जाके बाहर कहा तो वो बाहर जाके कहा, जो 1978 की बात कह रहे हैं, वो निरंकारी अकाली कन्फ्लिक्ट हुआ जिसमें निरंकारियों ने अमृतसर में एक सम्मेलन किया, क्योंकि निरंकारी और सिखों का आपस में विरोध रहा तो 13 आदमी वहां शहीद हो गए। उसके कारण एक नए किस्म की सिचुएशन उभरी। अदरवाइज कहीं भी खालिस्तान का इशू सिखों की तरफ से नहीं आया। हाँ, ये बात जरूर आई कि जो ये कहने वाले थे, जो इसको अपोज कर रहे थे, उन्होंने उसको तो खालिस्तान का इशू बनाया। मेरा तो ये फिर 1984 जून, अभी हम जून में बैठे हैं, इसी जून 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार क्यों किया इंदिरा गांधी ने? और उन्होंने कहा कि ऑपरेशन जब गोल्डन टेम्पल के ऊपर हमला किया और फोर्सेस दाखिल हाँ, हुई, तो उन्होंने कहा कि यहाँ खालिस्तान के
तहरीक के हामी छुपे हुए हैं, हम उनको पकड़ने के लिए आए यहाँ आकर अब्बास, ये दो तरह की विचारधाराएं लोगों के बीच में है। क्योंकि मैंने सरदार हुक्म सिंह, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर भी रहे और उसके बाद वो गवर्नर और लोकसभा के स्पीकर भी रहे और सिंह सभा शताब्दी कमेटी के प्रधान भी रहे, मैं सेक्रेटरी रहा। मैं आपको जो मेरा पर्सपेक्टिव है, जो मैं अपनी बात कर रहा था, मैं किसी की बात नहीं कर सकता। इसमें दो कारण। जो ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ, यहाँ ब्लू स्टार ऑपरेशन के पीछे का सच क्या है? जब तक हम पीछे का सच नहीं देखेंगे तो ब्लू स्टार ऑपरेशन समझ नहीं आए। ब्लू स्टार पीछे का सच क्या है? पीछे का सच है अनंतपुर साहब रेजोल्यूशन। पीछे का सच है कि कांग्रेस और अकाली इकट्ठे इलेक्शन भी लड़े जब सरदार हुक्म सिंह लोकसभा के स्पीकर बने। रिलेशनशिप नजदीकी थी। 1966 में जब पंजाबी सूबा बना तो पंजाबी सूबा के पार्लियामेंट्री चेयरमैन भी सरदार हुक्म सिंह थे। तो मेरा ये कहना है कि यहाँ जो कन्फ्लिक्ट आया वो ये इशू नहीं था। इशू ये हुआ कि सिखों को आपने कोई 12 आदमी हिंदू बस में से निकाल के मारे गए। ये कहा गया कि सिखों ने मारे हैं। जहां जो जुडिशियल इंक्वायरी होती, जो आपस में जो कंट्राडिक्शन है, मैं उसकी तरफ नहीं जाना चाहता। यहां से इशू उठा कि सिखों के बारे में उनको खालिस्तानी, सिखों ने तो खालिस्तान नहीं मांगा था, सिखों को खालिस्तानी, आतंकवादी और कई चीजों के सामने आया। और ये मैं लाइन आपको, अडवाणी जो रहे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रहे, और एल के अडवाणी। 1984 में उन्होंने एक सत्याग्रह किया जो अमृतसर में किया। One of the major mass agitation in the history of BJP was launched in the first week of May 1984 when we undertook a 10-day yatra, yeah, satyagrah, against what we termed as the government's virtual surrender before the Bhindranwala. Why the Bhindranwala has come to this line? जबकि श्रोमणी, हमारा ये कहना था, जबकि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी इलेक्टेड बॉडी है बाय द सिक्स फॉर द सिक्स, वो इलेक्टेड, आपको सरकार को उसके साथ बात करनी चाहिए थी। आपने किसी एक व्यक्ति को खड़ा होके उसके बैक पर कौन खड़ा था? हमारा ये कहना है कि सिखों को बदनाम करने के लिए कुछ लोगों ने इकट्ठे होकर इस बात को इनिशिएट किया ताकि सिखों के अंदर उग्रता आए, सिखों के खिलाफ माहौल बने, गिव अ बैड नेम टू अ डॉग एंड किल इट। ये जो सिचुएशन बनी, इसके अंदर मैं एक और बात कह दूं, आई रेज द, अडवाणी कह रहा, मैं नहीं कह रहा, आई रेज द इशू इन द पार्लियामेंट चार्जिंग द government with abdication of its responsibility in the face of unprecedented challenge to the national unity. On the contrary, इंदिरा गांधी, जो 1984 जून 84 तो 5 जून 1984 को ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ। इंदिरा गांधी उससे पहले क्या कह रही है? दिस इज नॉट अ टाइम फॉर एंगर, टू मच ब्लड हैज बीन शेड, violence leads to counter violence, and some misguided Hindus. Who were the misguided Hindus? She was addressing to those, she is referring to those who are creating this type of issues. So सिखों को इस सिचुएशन पे कैसे पहुंचाया गया, उसके नतीजे हैं जो आप कहना चाहते हैं। हाँ जी। ये फरमाएं कि ये जो खालिस्तान का लफ्ज है और ये जो खालिस्तान मूवमेंट है, ये डज इट एग्जिस्ट एनीवेयर इन द वर्ल्ड और नॉट? और अगर ये है तो क्या इसको मेजॉरिटी ऑफ सिख, जो चाहे इंडिया में रहते हों या इंडिया से बाहर रहते हों, क्या वो इसको ओन करते हैं या ये ऐसी चंद लोगों का छोड़ा हुआ एक शोशा है? मैं अब्बास ये बात मानता हूँ। मैं लोगों के बीच में जाता हूँ। हमारा इंडिया में ये है, हाँ हमारे कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, हमारी कंट्राडिक्शंस हो सकती हैं, पर अभी तक इंडिया में और खासतौर पर पंजाब में ऐसा कोई हवा नहीं है, ऐसा कोई इशू नहीं है जो खालिस्तान का इशू इस टाइप का किया जाए और सेपरेट खालिस्तान की डिमांड रखी जाए। ऐसा नहीं। ये जो बाहर जो सिख है, जो बाहर गया, क्योंकि 1984 के हालात ऐसे थे जिसमें सिखों के अंदर बहुत तकलीफ है, दर्द हुई, जो ब्लू स्टार ऑपरेशन उसके बाद सिखों के साथ जो ज्यादती हुई, उसका दर्द तो सिखों को है। पर ऐसा नहीं है कि उसके लिए जो बाहर सिख रहता है उसका अपना कहना है, उसकी अपनी सोच है, वो अपनी बात को लेकर, जैसे जगजीत सिंह चौहान की बात की और बाकियों की बात की, तो वो तो एक इशू बन सकता है उनका। पर अभी तक पंजाब और पंजाब से बाहर इंडिया में कोई ऐसा इशू हमारे सामने नहीं आया और मैं ऐसा नहीं समझ रहा कि कोई लोग इस तरफ जा रहे हैं। ऐसी कोई डिमांड भी अभी तक है नहीं। एक तो है ना कि कोई ऐसा इशू सामने नहीं आया। जारी बात है, किसी मुल्क में, खास तौर पे पाकिस्तान, इंडिया, हमारे जैसे मुल्कों में कोई अंदर से बात करे कि हमें सेपरेट एक स्टेट चाहिए, होमलैंड चाहिए, ये बड़ा मुश्किल है।
और खास तौर पे इंडिया में जो जिस किस्म का बीजेपी और हिंदुत्व और हिंदू नेशनलिज्म का इस वक्त की यलगार है, और मोदी आपके प्राइम मिनिस्टर जितना ताकतवर हो चुके हैं, तो एक तो है ना कि लोगों के अंदर फीलिंग्स हो, और दूसरा है कि वो फीलिंग्स लोग डिमॉन्स्ट्रेट करें। हाँ, मुमकिन है लोग डिमॉन्स्ट्रेट नहीं करते होंगे, वरना उन पे गद्दारी के फतवे लग जाएंगे, पाकिस्तान एजेंट होने के फतवे लग जाएंगे, लेकिन कई फीलिंग्स अंदर पाई जाती हैं। नहीं, मुश्किल सवाल है अब्बास एक आप। बात और, नहीं अब्बास एक बात, बहुत बहुत जेन्युइन आपने बात की है, और वेरी जेन्युइनली यू हैव टेकन दिस मैटर। मेरा ये कहना है, दो बात हमें समझनी चाहिए। एक जो मैंने कहा, सिख जो है हिंदू और मुसलमान के बीच में कड़ी का काम कर रहा है, चाहे वो इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो। आज भी हमारे संबंध, हमारा मन, आप हैरान होंगे, यहाँ का संबंध अभी भी हमारे लोग जब पाकिस्तान जाते हैं और जो उनको इज्जत सम्मान मिलता है, आज भी उनके प्रति बड़ा समर्पण रहता है। उनके मन में आता है कि ऐसा पाकिस्तान जिसके साथ हमारे इतने संबंध है, हमारे संबंध बिगड़े क्यों। आज भी लोगों के मन में, सिखों के खास तौर पर, मैं आपको भी ये कह रहा हूं, आज भी हमारे मन में पाकिस्तान के प्रति वो बात नहीं है। वो बात अलग है कि जो हालात हैं, जो सरकारों करती हैं या राजनीतिक पार्टियां करती होंगी, अंदर से हमारे दिल, जो पंजाब और पंजाबियत की बात जो हमने पाकिस्तान में लोग महसूस करते हैं, जो जाते हैं पाकिस्तान में, अब ये जो करतारपुर गलियारा गलियारा खुला, ये एक, मैं समझता हूं कि सिखों के मन में कितना उत्साह होगा कि उसको उसका माप तोल नहीं किया जा सकता। उसको कोई मेजरिंग रॉड उसको माप नहीं कर सकती। एक रिलेशनशिप, अब ननकाना साहब के बारे में, यूनिवर्सिटी और ये सारा कुछ, एक इज्जत और सम्मान हम भी समझते हैं कि हमारा केवल एक ही हमारा यहाँ भी ये समस्या है, हम इन्हें भी कहते हैं, अपनी सरकार को भी कहते हैं कि ये जो रिलेशनशिप है, कम से कम इस रिलेशनशिप को तो बनाए ना। कम से कम जो आपकी अलग बातें होंगी, इस रिलेशनशिप को हम क्यों तोड़ रहे हैं। और ये अगर हम बना भी लेंगे, से लाइक दिस, जो लोग कहते हैं, जो बाहर बैठकर कहते हैं, जो खालिस्तान की बात करते हैं, वो कितने लोग हैं और कैसे करते हैं और कौन करवा रहा है। हमारा ये कहना है, अगर बन भी जाए, से लाइक दिस बन भी जाए, बन गया, तो उसका नतीजा क्या होगा, उसका विजन पेपर क्या होगा, उसके नतीजे क्या निकलेंगे, उसके हालात क्या बनेंगे। क्या हम उसी तरह के बन जाएंगे जैसे बाकी बने। हमारा ये कहना है, एक रिलेशनशिप बने हमारे से। हमने, हमारे गुरुओं ने, चाहे वो पाकिस्तान हो और चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे पंजाब हो, ये गुरुओं की धरती है, गुरुओं के प्रति समर्पण है। ये इस इज्जत और मान को कभी कोई आदमी दूर नहीं कर सकता, कोई तोड़ भी नहीं सकता। ये अंदर की भावना है। इसलिए मेरा ये कहना है कि जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच का रास्ता है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच के रिश्ते हैं, सिख ये चाहता है कि वो एमिकेबल हो, वो नजदीकियां हो, वो रिश्ते बने, और आपस में दूरियां ये कम हैं। इसलिए हमारा ये मानना है कि ये ये तो कहीं ना आप कोई ऐसा ये तो आप रास्ता खोले, बायलैटरल, इसके लिए तो मानते हैं। देखिए ये तो आप बायलैटरल रिलेशंस की बात कर रहे हैं ना। आपकी बड़ी अच्छी नेक ख्वाहिशात हैं, और हर पाकिस्तानी, हर भारतीय जो इंतहा पसंद नहीं है और जो को एग्जिस्टेंस पे बिलीव करता है, वो यही बात करेगा जो आप कर रहे हैं। लेकिन मैं वापस फिर वही उसी सवाल की तरफ आऊंगा। इस वक्त अगर मैं गलत नहीं हूं तो दुनिया में सिखों की जो टोटल पॉपुलेशन है, इंडिया और इंडिया से बाहर, वो शायद कोई 2 करोड़ 80 लाख के करीब है, जिसमें से तकरीबन 35 से 40 लाख सिख इंडिया से बाहर कनाडा, अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया तक रहते हैं, और बाकी हिंदुस्तान में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं। तो जो ये बाहर रहते हैं, मुझे सिर्फ इनका जवाब अगर आप दे सकें कि इनमें से क्या ये सब अक्रॉस द बोर्ड यही समझते हैं कि हाँ, खालिस्तान होने एक अलहदा मुल्क होना चाहिए, या उनमें से एक प्रोपोर्शन है जो ये समझती है? नहीं, मैं, हमने, हमारी बातें होती हैं, ये कोई दो राय नहीं। हम जब वो लोग यहाँ आते हैं, बातें होती है, और कुछ लोग वैसे भी करते हैं, कुछ लोग ऐसी बात करते हैं। ऐसा कोई जो आप कह रहे हो वो सच्चाई भी है। इससे मैं, इस सच्चाई से मैं मुंह नहीं मोड़ सकता। बात सिर्फ इतनी है, सोचने वाली बात है, इंटेलेक्ट इस बात का है, क्या हमारे जो बाहर बैठे हैं, अगर करते भी हैं, क्या उनकी पोजीशन है ऐसे? क्या वो ऐसा कुछ एस्टेब्लिश कर सकते हैं? जब वो एस्टेब्लिश कर ही नहीं सकते, तो फिर क्यों हम ऐसे हालात पैदा करें। एक बात, अभी गुरु तेग बहादुर, मैं एक लाइन आपसे आपके सामने रख दूं। अभी गुरु तेग बहादुर साहब का 350 वर्ष की शहादत दिवस मनाया गया। अब सारा इतिहास का पन्ना ये लिखा गया कि तिलक और जनेऊ के लिए, की रक्षा के लिए, के बचाव के लिए गुरु तेग बहादुर साहब ने शहादत दी। मैंने पूछा लोगों से कि मुगल सल्तनत में जो तिलक और जनेऊ और मंदिर के संचालन करने वाले तो सत्ता में बैठे थे,
सारी सत्ता उन्हीं के पास थी। सलाहकार ब्राह्मण था जो तिलक का, राजपूत सेनापति था मुगल सल्तनत का, और खजाना सारा जो है वो वैश्य के पास था। तो फिर ताकत तो आपके पास थी। जो शोषित वर्ग था, जिसकी बात गुरुओं ने की, आज भी मैं आपको कहूं कि इस जब हमने 3 सेमिनार किए, मैं हैरान हुआ। आज 52% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हमारी बात से सहमत हुई कि ये बात भी हो सकती है। हाँ, कुछ लोग हमारे खिलाफ भी हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि जो मैं कह रहा हूं वो सारे लोग मेरी बात मानेंगे, पर मुस्लिम समाज में एक जो मैसेज गया वो बहुत बड़ा मैसेज गया। मैं एक बात और कह के आपको, जब दिल गुड़गांव में नमाज अदा नहीं करने दे रहे थे मुसलमानों को पार्क में, तो मैंने कहा और गुरुद्वारे में नमाज अदा करवा देते हैं। वो इंटरनेशनल बन गया। मुझे नहीं पता था कि इतना, हाँ, मेरे मेरे खिलाफ भी लोगों का गुस्सा था, पर लोगों ने मुझे उतना ही रिस्पेक्ट, और इंटरनेशनल मुझे रिस्पेक्ट मिली इस बात की कि हम लोगों को नजदीक लाने का, क्योंकि गुरुओं का एक रहा कि सबको सबको मीत हम आपन की ना, हम इस विचार को लेकर चले, ये इंटरेक्शन चले। पर ये जो बात आजकल उठती है, और सिखों के, ये सिखों ने ना तो यहाँ डिमांड की है, ना सिखों का ये, और ना ही ये मैं समझता हूं कि ये कोई जो है सेटिस्फैक्ट्री कोई सिस्टम है कि अगर बन भी जाएगा तो नतीजे क्या निकलेंगे, सही। हाउ इट कुड बी। तो दिस चले, वे। आखिर में अगर आप ये फरमाएं कि रेफरेंडम भी इस पर हो चुका है, कनाडा में हुआ है रेफरेंडम, अमेरिका में हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, बर्तानिया में हुआ है, और ये कोशिश जो लोग कर रहे हैं इसको वो कर रहे हैं, और फिर इस तहरीक से वाबस्ता नजर समेत बहुत सारे लोगों को मारा गया, ओवरसीज किलिंग हुई उनकी, जिसके ऊपर कनाडा ने फॉर्मली प्रोटेस्ट किया कि इंडियन एजेंसीज। फिर अमेरिका में एक शख्स पकड़ा गया जो कि रॉ का एजेंट था, और वो उसने वहाँ उस किलिंग में वो शामिल था। तो ये जो रेफरेंडम की कोशिश है, ये तो एक देखें, ये तो एक बहुत डेलिब्रेट अटेम्प्ट है। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई मेरा और आपकी कोई गपशप में बात हो रही है, नहीं, ये तो डेलिब्रेट अटेम्प्ट है कि हाँ ये बनना चाहिए। मैं मैं अब्बास आपकी बात से सहमत हूँ। ये दर्द है, और ये दर्द होता भी है। चाहे मैं यहाँ बैठा हूँ, चाहे कोई वहां बैठा है, ये दर्द रहेगा। इस दर्द से इनकार नहीं किया। हमारी कोशिश रहती है कि जो सरकारें ऐसा काम करती हैं उनको इस काम से दूर होना चाहिए। ये माइंडसेट कभी किसी भी देश के लिए अपलिफ्टमेंट का रास्ता नहीं बन सकता। हमारा ये कहना है कि जो अगर हुआ तो इनकी ड्यूटी बनती है, उनका फर्ज बनता है कि लोगों को सेटिस्फाई करें, कि ताकि उनके हालात ऐसे ना बने। जब मैंने कहा, एक बात और मैं कह के आप भी थोड़ा सा दो बात मैं करूंगा। सरदार मनमोहन सिंह की सरकार आई। सरदार मनमोहन सिंह सिख प्राइम मिनिस्टर थे। हम्म। 145 मेंबर पार्लियामेंट के साथ सरकार बनी। किसी को आशा नहीं थी कि एक माइनॉरिटी का 145 मेंबर लेकर 543 में से 145 से वो सरकार चला जाएगा। सरदार मनमोहन सिंह ने क्या किया? सरदार मनमोहन सिंह ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस 1984 के ब्लू स्टार ऑपरेशन की माफी मांग ली। ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस माफी मांग ली। कांग्रेस की तरफ से। हाँ, कांग्रेस का था। दूसरा दूसरा उन्होंने क्या किया, सच्चर कमेटी मुस्लिम की अपलिफ्टमेंट के लिए उन्होंने सच्चर कमेटी बना दी, ताकि पता लगे कि मुस्लिम कितना डाउन ट्रोडन हो गया, उसकी इकोनॉमिक पोजीशन क्या है। नतीजा क्या हुआ कि सिख और मुस्लिम मनमोहन सिंह के साथ आ गया। जब 2009 का इलेक्शन करा, मैंने जानबूझ के आपके सामने रखा, 2009 का इलेक्शन लड़ा। 2009 में वामपंथ लेफ्टिस्ट सारे बाहर निकल गए। बीजेपी तो खिलाफ थी। बीजेपी को मिली 116 सीट, और मनमोहन सिंह को मिली 206 सीट। इसका मतलब यह है कि जो आप जो ये एब्रेशन है, जो हम ये बात मानकर चल रहे हैं इंडिया में जो है, हाँ ये है, दर्द है, तकलीफें हैं। मैं कोई इनकार नहीं करता। मैं सच से अपना मुंह मोड़ लूं, ऐसा मेरी हिम्मत नहीं कर सकता। हाँ, ये जरूर है कि अभी तक भी जो बाहर सिख बैठा है, हाँ, मैंने बार बार ये कहा कि जो लोग 1984 के कारण बाहर चले गए, एसलम ले लिया, उनके अंदर दर्द है, उनको वापस बुलाकर उनको रीसेटल करना चाहिए, उनको बिठाना चाहिए, उनको उनके वो सेटल्ड हो जाएंगे तो समस्याएं कम खत्म हो जाएंगी। ये तो मेरा मानना है। आज भी मेरा मानना है, जो आपके साथ मैंने बात की, हमारे संबंध सिख जो है, मैं आज भी कह रहा हूँ, हिंदू आज यहाँ जो मुस्लिम 20% मुस्लिम आबादी इंडिया में है, आज भी सिख और मुस्लिम यकमुश्त नजदीक हैं।
1984 में जितना मुसलमानों ने सिखों के साथ खड़े नजर आए, कहीं नहीं कोई खड़े रहे। तो इसलिए नहीं भूला जा सकता। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हिंदू और मुसलमान के बीच में आज भी सिख का कड़ी का काम करते हैं, और पंजाब और पंजाबी के प्रति आज भी, और पाकिस्तान के प्रति, और बाकी सारे काम हो सकते हैं। हमारे मन में दुश्मनी भी हो सकती है, हमारे मन में सब कुछ हो सकता है, पर ये बात नहीं हो सकती जो ये हम हर आदमी चाहता है कि हमारे मन में वो जो सत्कार और वो प्यार और ये आदर सम्मान बना रहे। और जब हम लोग जाते हैं, हमारे लोग वहां पाकिस्तान जाते हैं, जितनी रिस्पेक्ट आपके वहां से मिलती है शायद कहीं से ना मिलती हो। इसलिए वो जो माइंड है वो आज भी उनका वैसे ही है। हाँ, ये चीजें जो हैं ये कैसे दूर होंगी ये तो समय बताएगा। वन कार्ड से मैं भी इसके लिए कोई वो नहीं कर सकता। आई एम वन अमंग देम, और मैं भी आपके साथ आपकी तरह हूँ। इसलिए दर्द होता है। मैं तो, क्योंकि मैं तो ना तो जर्नलिस्ट हूँ, मेरा तो दर्द है क्योंकि मैंने उन लोगों के साथ काम किया। ये मन में रहता है क्योंकि मेरे फोर फादर्स मिंट कुमरी से आए, तो उनके उन्होंने जो हमें बताया और हम यहाँ पैदा हुए, हमारे मन में वो रहता है कि वो लोग कैसे थे और आज हम कहाँ खड़े हैं। ये दर्द तो रहेगा, आपके मन में भी रहेगा और हमारे मन में भी रहेगा। इस दर्द से तो हम मना इनकार नहीं कर सकते। मैं ना इनसे इनकार करता। बहुत बहुत शुक्रिया दाया सिंह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात। आई एम रियली ग्रेटफुल।